हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लास्ट 2 लेक्चर में हमने फ्रिक्शन को कंसेप्चुअली समझा है और फ्रिक्शन पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बेसिक मतलब वन ब्लॉक सिस्टम पे फ्रिक्शन कैसे एक्ट होता है स्टैटिक के कंडीशन में और डायनेमिक्स के कंडीशन में, हमने ये देखा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 12th लेक्चर में आज हम फ्रिक्शन के कुछ अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन देखेंगे। इंक्लाइंड प्लेन पे जब एक बॉडी या 2 बॉडी मूव करता है तो उस पर फ्रिक्शन कैसे एक्ट होता है, और 2 बॉडी सिस्टम जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्टैटिक और डायनेमिक के कंडीशन में होता है तो वहां पे फ्रिक्शन का रोल कैसा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से जो मैंने यहां पे बोर्ड पे लिखा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, 2 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। 5 kg ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। इन दोनों को मैंने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। अब सिंगल बॉडी नहीं है, ये 2 बॉडी सिस्टम हो गया। यहां पे फोर्स लगाया मैंने 40 न्यूटन और यहां पे लगाया मैंने 15 न्यूटन। देन फाइंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग, एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिस्टम एंड फ्रिक्शन ऑन बोथ ब्लॉक। दोनों ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना एक्ट हो रहा है। क्लियर है बेटा? आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहां पे सवाल को देख के आपको यह समझ आ गया होगा कि ये आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये इलोंगेट या कंप्रेस नहीं हो सकता। तो अगर ये रेस्ट में तो ये भी रेस्ट में ही रहेगा, और अगर ये मोशन में आ गया तो ये भी उतने ही एक्सीलरेशन से मोशन में आने के लिए कांस्टेंट है। इसी को तो कांस्टेंट रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। अगर दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा तो दोनों को चिपका के एक सिस्टम मान सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो दोनों को चिपका के एक सिस्टम मान सकता हूं मैं। 5 kg एंड 2 kg क्या हो जाएगा? 7 kg। और इस पे अनबैलेंस फोर्स आगे की तरफ लग रहा था 40 और पीछे लग रहा था 15, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन। क्या आप इस बात से सहमत है कि दोनों को मिला के, बॉडी को मिला के एक सिस्टम मान लेता और उस सिस्टम पे आगे लग रहा है 25 न्यूटन, राइट? ओके। अब ये टेंशन फोर्स तो इंटरनल हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन देखो, इस पे टेंशन पीछे किसने लगाया? इस बॉडी से कनेक्टेड होने की वजह से लगा है। अच्छा, इस बॉडी पे टेंशन आगे, तो सिस्टम पे टेंशन बोलो 0, बट ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा। कितना लगाएगा ये डिसाइड करने से पहले आपको इसकी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू देखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे FL इस 2 kg वाले ब्लॉक पे। तो FL की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। म्यू बोलो 0.5, 5/10 और n बोलो 20। अरे भाई n बराबर mg, तो 5 × 2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये डायरेक्टली लिख सकते थे 5 × 2 10। आपको पता है g से मल्टीप्लाई करूंगा और एक पॉइंट डेसिमल को कैंसिल कर देगा। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा? इस वाले सरफेस का। इस वाले सरफेस का देखो, मैं ये नहीं बता रहा कि फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा या आगे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स मोशन के टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर मोशन की टेंडेंसी आगे है तो फ्रिक्शन पीछे, और मोशन की टेंडेंसी या मोशन पीछे है तो फ्रिक्शन आगे। मैं ये नहीं कह सकता फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ये फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगा, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैं तो बस लिमिटिंग वैल्यू देख रहा हूं कितना लग सकता है, और ये लिमिटिंग वैल्यू कितना लगा सकता है, किधर लगा सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि मोशन की टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है। चलो साहब बताइए, 5 × 4 20 न्यूटन। म्यू इंटू एन करके देख लो 20 न्यूटन। तो टोटल फ्रिक्शन सिस्टम पे कितना एक्ट हो सकता है? 30 न्यूटन। सिस्टम की टेंडेंसी ऑफ मोशन कहां जनरेट हो रही है? आगे की तरफ, क्योंकि आगे 40 और पीछे 15 है बस। तो नेट 25 न्यूटन से सिस्टम आगे जाना चाहता है। तो नेट फ्रिक्शन FR नेट, दोनों की मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो सकती है? 20 और 10 30 न्यूटन। बताओ क्या सिस्टम चल पाएगा? नहीं। सर आपने दोनों को एक क्यों मान लिया? दोनों को अलग अलग मानो। ये 40 न्यूटन और फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा सकता है 10 न्यूटन, है ना। फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगा सकता है, और आपने फोर्स लगाया है 40 न्यूटन। फोर्स कितना लगाया मैंने? देखना 40 न्यूटन, और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? लिमिटिंग 10 न्यूटन। तो ये तो चल ही जाएगा सर। अरे कैसे चल जाएगा भाई? ये जैसे ही मोशन में आने की कोशिश करेगा तो ये भी मोशन में आ जाएगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अगर ये मोशन में एक्सीलरेट हुआ तो ये भी उतने एक्सीलरेशन से जाएगा। और यहां पे कितना लग रहा है? 20 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स कितना है? 15 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स इस पे देखो तो कितना है? 15 न्यूटन पीछे की तरफ, और आगे की तरफ कुछ T होगा। तो अनबैलेंस फोर्स देखोगे तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? सब्ट्रैक्ट। तो मोशन में लाने की टेंडेंसी से ज्यादा यहां पे इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये रुक जाएगा, और ये रुक जाएगा तो इसको रुकना पड़ेगा। समझो थोड़ा सा, स्ट्रिंग से कनेक्टेड होने की वजह से दोनों चलेगा तो एक साथ ही चलेगा, इसलिए दोनों को चिपका के तूने सिस्टम मान लिया। टेंशन फोर्स सिस्टम पे इंटरनल की तरह एक्ट होगा। सिस्टम पे अनबैलेंस फोर्स हो गया 25, और मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका और इसका दोनों सिस्टम पे तो निकालोगे ना, ऐड हो गए 30 न्यूटन। मतलब सिस्टम इज एट रेस्ट, विल बी एट रेस्ट। सिस्टम विल बी एट रेस्ट, विल बी एट रेस्ट। ये मोशन में नहीं आएगा,
तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इंडिविजुअली दोनों रेस्ट में है, दोनों का एक्सेलरेशन 0 है, तो दोनों पे फोर्स बैलेंस करना चाहिए। अब ये जो 2 kg का ऑब्जेक्ट है उस पर आगे मैंने 40 लगाया और पीछे लग सकता है फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि आगे ज़्यादा फोर्स लगा है 40 न्यूटन और पीछे लग सकता है टेंशन। अब ध्यान से देखोगे तो फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 ही लग सकता है, तो पूरी क्षमता से रोकने की कोशिश करेगा पहले फ्रिक्शन, लेकिन इंटरलॉकिंग 10 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई कर पाएगा, तो अभी भी अनबैलेंस 30 बच रहा है, तो यहाँ पे टेंशन 30 होना चाहिए। गॉट इट? अच्छा, यहाँ देखो, अगर तुम सिर्फ इसकी बात करोगे तो यहाँ पे लग रहा है 15 न्यूटन। ये देखो फोर्स, ये 15 न्यूटन, 5 kg का ऑब्जेक्ट है और ये स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन पीछे लगा लेगा क्या? नहीं, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स तो 15 ही लग रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 15 न्यूटन। कहाँ लगेगा? पीछे, क्योंकि लिमिटिंग का मतलब होता है अप टू वहाँ तक लग सकता है। अगर आप बॉडी रेस्ट में तो स्टैटिक लगेगा, स्टैटिक अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो ये 15 और ये फ्रिक्शन 15 न्यूटन, क्योंकि 20 तक लिमिट है इसका। कैसा ही है? नहीं सर, क्योंकि एक ही तो स्ट्रिंग है, तो इस कंसेप्ट से देखोगे तो फ्रिक्शन सफिशिएंट है इसको अनबैलेंस फोर्स को रोकने के लिए, तो यहाँ पे टेंशन क्या होना चाहिए? 0। लेकिन इसके कंसेप्ट से देखोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे 10 है और अप्लाइड फोर्स 40 है, तो टेंशन होना चाहिए पीछे की तरफ 30, तब ये रेस्ट में रहेगा। और रेस्ट में रहेगा ये पहले डिसाइड हो चुका है, रेस्ट में तो रखना ही है। तो रेस्ट में रखने के लिए इसको टेंशन 30 चाहिए, तो 30 लगेगा ही, यहाँ पे टेंशन 30 लगेगा। अगर यहाँ पे टेंशन 30 लग रहा है, यहाँ पे तो 0 की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पे 30 लग रहा है, एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी 30 लगेगा। और अगर यहाँ पे 30 लगा और ये 15 लगा, तो सोच के देखो कि अनबैलेंस कितना होगा। आगे की तरफ हो गया सर, ये 30 न्यूटन, ये 15 न्यूटन, तो इसकी मोशन की टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ऑब्वियस सी बात है, पूरे सिस्टम की मोशन की टेंडेंसी किधर थी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 25 न्यूटन से। तो इसमें कहीं ना कहीं टेंशन इतना ज़्यादा होगा, डेवलप हो जाएगा कि इसको आगे ले जाना चाहेगा, इस फोर्स से भी ज़्यादा होगा टेंशन। तो फ्रिक्शन तो किसी का सागा नहीं है, फ्रिक्शन हमेशा टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये फ्रिक्शन देखेगा कि पहले ये डोमिनेटिंग था तो आगे लग रहा था, तुरंत देखेगा कि अरे यार ये तो 30 न्यूटन टेंशन एक्ट हो गया, इसको आगे भागा लेगा, तो फ्रिक्शन तुरंत से पीछे लग जाएगा। और अनबैलेंस कितना हो गया? 15, तो फ्रिक्शन पीछे कितना लगेगा? फ्रिक्शन पीछे लगेगा 15 न्यूटन ओनली। दैट्स इट आंसर। और ये आसान सवाल नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लगेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? टेंशन, अनबैलेंस फोर्स। और टेंशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो 0 थी, इधर से देखोगे तो, और यहाँ से देखोगे तो 30 है। तो सर फिर कैसे डिसाइड करेंगे? जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है पहले उसको सप्लाई करेगा ना, कम वाला तो मैनिपुलेट हो ही जाएगा। तो देखो, अगर यहाँ पे टेंशन की रिक्वायरमेंट 40 न्यूटन होती तो पहले यहाँ पे 40 लगता, यहाँ पे क्या लगता? 40 लगता, तो फिर यहाँ पे टेंशन 40 लग जाता। सुनो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे टेंशन की रिक्वायरमेंट 40 न्यूटन होती इसको रेस्ट में रखने के लिए, क्योंकि सिस्टम रेस्ट में रहेगा, कैसे सर? अनबैलेंस 25, नेट फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन, सिस्टम रेस्ट में रहेगा। और सिस्टम इस बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए टेंशन अगर 40 चाहिए होता तो यहाँ पे टेंशन 40 लगता, तो सर यहाँ पे फ्रिक्शन आगे 40 पीछे 40, तो फ्रिक्शन 0 हो जाता। समझने की कोशिश करो। देखो, जहाँ पे सिस्टम रेस्ट में रखना है और जहाँ पे फ्रिक्शन बेचारा कमजोर हो जाएगा, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन कमजोर हो रहा है 10, यहाँ का फ्रिक्शन 20 है, यहाँ पे सफिशिएंट है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पहले जहाँ पे वो कमजोरी, जहाँ पे फ्रिक्शन कमजोर है पूरी क्षमता लगा लेगा। अब उसके अलावा ये टेंशन है कि रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि सिस्टम को रेस्ट में रखना है, तो फोर्स नेट 0 होना चाहिए। तो फ्रिक्शन नहीं कर पा रहा तो टेंशन करेगा, टेंशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी तो यहीं पे टेंशन पहले सप्लाई करेगा अपने वैल्यू को, और फिर यहाँ पे भी उतना ही टेंशन होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी 30, अब आगे 30 पीछे 15, तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? तो इसके मोशन की टेंडेंसी फॉरवर्ड हो गई तो फ्रिक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। समझ आए कि नहीं? है बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ब्लॉक ऑफ मास m so that block of mass small m, देखो ये स्मॉल m मास का ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन इट। देखो, एक कैपिटल m मास का हेवियर बड़ा ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे रख लिया, स्मूथ ग्राउंड पे रख लिया, इसको स्मूथ ग्राउंड पे रख दिया, और यहां से एक स्मॉल m मास का ब्लॉक चिपका के रख दिया। क्या मैं स्मूथ पे रखूंगा तो फ्री टू मूव में फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा? ये सरफेस रफ है, लेकिन क्या रफ सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट चिपका के रख दूंगा तो रेस्ट में रह जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं रहेगा? तो देखो, ये मान लो चौक का डब्बा है, कुछ ना कुछ तो रफनेस इसमें होगा ही। क्या मैं इसको चिपका के रख दूं तो रेस्ट में आ जाएगा? अरे हाथ में देख, जबरदस्त, यहाँ पे रख छोड़ दूंगा तो चिपक जाएगा क्या? गिर गया यार। चल दूसरा देखता हूँ, देख यहाँ पे ध्यान से, इसको मैं, तुम्हें पता है कि मैं रखूंगा तो गिर जाएगा, मेरा हाथ और इसके बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन मैं रखूंगा तो गिर जाएगा। एक तरीका है, अगर मैं अपने हाथ को आगे की तरफ हाई एक्सेलरेशन से ले जाऊं तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, यहीं पे बैठ के देखोगे तो देखो ये नहीं गिर रहा, देखो नहीं गिर रहा, देखो नहीं गिर रहा भाई, देख ना, मैं हाथ मैं पकड़ नहीं रहा इसको, देख
देख देख देख, रोक रहा हूं, इस तक पकड़ रहा हूं, देख यहां से यहां तक देख, नहीं गिर रहा, और छोड़ूंगा तो गिर जाएगा। तो यही पूछा है कि इस पूरे सिस्टम का इसका कितना एक्सेलरेशन आगे होना चाहिए, सो दैट स्मॉल एम ब्लॉक का मास डज नॉट स्लाइड ऑन इट। तो इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि स्यूडो फोर्स से सॉल्व किया जाए, अगर ग्राउंड से बैठ के देखोगे, ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो भी बिना स्यूडो के भी ये सॉल्व किया जा सकता है। ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो ये तुम्हें चलता हुआ दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा। ग्राउंड से बैठ के देखोगे, चलो ग्राउंड से सॉल्व करता हूं। कई बच्चे बोलते हैं सर ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे तो स्यूडो लगेगा नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। भाई रामलाल है क्या? ध्यान से सुन, ग्राउंड से एफबीडी बनाते हैं, ग्राउंड से बी बनाते हैं। चल तो मान ले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, ये लेट एज्यूम किया तूने, तो एम ब्लॉक का एफबीडी बनाएगा। तो सुन मेरी बात, इस पे नीचे लगेगा स्मॉल एम जी, पक्की बात है, स्मॉल एम जी लगेगा, ठीक है। और ये ब्लॉक इस पे आगे की तरफ कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल लगाएगा स्मॉल एम पे, और कांटेक्ट की वजह से कैपिटल एम पे नॉर्मल पीछे, तो स्मॉल एम पे नॉर्मल लगेगा आगे। बिल्कुल सही बात है सर। और एम जी की वजह से नीचे जाना चाहेगा, लेकिन तुम कह रहे हो कि स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो इन एक्स एक्सिस, इधर बेटा इन एक्स एक्सिस, तुम्हें ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई दे रहा है कि एक्सेलरेटेड है? तो बाहर बैठो भाई, ग्राउंड पे बैठे हो तो एक्सेलरेटेड दिखाई देगा। तो एक्स एक्सिस में लिखोगे फोर्स बराबर मास इंटू एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस में फोर्स कितना दिख रहा है? नॉर्मल, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ए, क्योंकि तो जितना ये एक्सेलरेट हो रहा है उतना ही एक्सेलरेशन से ये भी जा रहा है, तो एन बराबर एम ए। अब देखो ऊपर में फ्रिक्शन की लिमिट कितनी होती है? म्यू इंटू एन। तो इसको रोक के रखने के लिए जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, क्या है? लिमिटिंग वैल्यू, वो एम जी से ज़्यादा होना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एम जी से ज़्यादा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तब तो ये रेस्ट में रह जाएगा। अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू एम जी से कम है तो स्लाइड कर जाएगा, है ना? एम जी ज़्यादा और लिमिटिंग कम तो स्लाइड कर जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है? म्यू एन, एन की वैल्यू एम ए, तो लिखोगे म्यू एम ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा आपका जी बाई म्यू। ए बराबर क्या आ जाएगा? जी बाई म्यू। दिस इज द करेक्ट आंसर। कई बार पूछ लेते हैं कि इस पर मैं फोर्स कितना लगाऊं ताकि ये स्लाइड ना करे, तो पूरे सिस्टम को कितना एक्सेलरेशन देना? इतना। और मास कितना है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो फोर्स मस्ट बी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बाई म्यू। दैट शुड बी द आंसर, दैट शुड बी द आंसर। जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार स्यूडो से ही सॉल्व किया जाए। हाँ, स्यूडो से करते तो क्या होता, यही बैठ जाते, तो आगे एन और पीछे एम ए, एन बराबर एम ए, क्योंकि यहां पे बैठ के देखते तो रेस्ट में दिखाई देता, तो डायरेक्ट लिख लेते आप एन बराबर एम ए। स्टैटिक की कंडीशन होती है, यहां पे बैठ के देखते तो आप एक्सेलरेटेड होते और इसको रेस्ट में देखते, और एक्सेलरेटेड होते तो स्यूडो लगाते, तो पीछे एम ए आगे एम, तो सीधा एन बराबर एम। रिजल्ट वही आएगा। अंदर बैठोगे तो स्यूडो लगा के आएगा, बाहर बैठोगे तो बिना स्यूडो के ही आपको डायनामिक्स का कंडीशन लगाना पड़ेगा, आंसर ही आएगा। क्लियर है क्या ये बात? स्क्रीन पॉज करके बेटा पूरा लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कनेक्टेड बॉडी सिस्टम का ही। यहां पे एक ब्लॉक रख दिया हमने M1 मास का, और यहां पे ब्लॉक रख दिया मैंने M2 मास का, ठीक है ना? इस तरीके से मैंने हैंग कर दिया। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और यहां पे तो कांटेक्ट है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछा है फाइंड कंडीशन ऑफ मोशन। क्या पूछा है बेटा? फाइंड कंडीशन ऑफ मोशन। मोशन की कंडीशन बताइए क्या होगा? ये सिस्टम मोशन में आ जाए इसके लिए कंडीशन क्या होगा? तो ध्यान से सुनो, एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो दोनों ही पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। जितना टेंशन यहां पे टी होगा उतना ही टेंशन यहां पे टी होगा। चलो साहब टी, ठीक है। अब सेपरेट एफबीडी बनाओगे, ठीक है? एफबीडी ऑफ M1, एफबीडी ऑफ M1। अब तुम पूछ सकते हो सर कहां से बना रहे हो? जब कुछ ना लिखा हो तो ग्राउंड से ही बनाते हैं ना, जब मैं मेंशन ना करूं तो ग्राउंड से बैठ के बनाते हैं। तो इस M1 का जब आप एफबीडी बनाओगे तो नीचे M1G तो लगाओगे यहां पे, और ऊपर इस सरफेस की वजह से नॉर्मल लगेगा, ठीक है सर? इधर लगेगा टेंशन, इस तरफ लगेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। अब यहां पे अगर टेंशन की वैल्यू इसके लिमिटिंग से, इसकी जो घर फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम फोर्स लगा के रोक के रखने की क्षमता है, उससे अगर कम है टी, तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में आ जाएगा अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसके बराबर हो जाए, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती कितनी है? म्यू एन। और एन कितना होगा? तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्योंकि ये M1 हवा में तो नहीं उड़ रहा, तो N बराबर M1G। तो यहां पे रखेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बराबर होगा म्यू M1G। एंड फॉर द
कंडीशन ऑफ अबाउट टू मूव, एट जस्ट अबाउट टू मूव, एट जस्ट अबाउट टू मूव। तो आप बोलोगे सर आप तो मोशन का कंडीशन निकाल रहे हैं। अरे भाई जस्ट अबाउट टू मूव में थोड़ा सा भी ज्यादा लग जाएगा तो मोशन तो वहीं जाएगा। एट जस्ट अबाउट टू मूव जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है एफ लिमिटिंग जो कि आया है म्यू m1 g, वो टी के बराबर हो जाएगा अगर वहां पर टेंशन इतना डेवलप हो पाता है तो। अब अगर आप बनाते हैं एफ इसका एफबीडी, तो नीचे बेटा फोर्स कौन सा लग रहा होगा, m2g। अब मोशन की कंडीशन कब आएगी, मान लो m2g कम है, टेंशन बहुत ज्यादा है, तो ऊपर चला जाएगा भाई, जाएगा बिल्कुल, ऊपर वाला फोर्स जाता होगा तो ऊपर चला जाएगा। अबाउट टू मूव के कंडीशन के लिए फोर्स क्या करता है, बैलेंस। इफ टी बराबर m2g, थोड़ा देखना अच्छे से, इफ टी बराबर m2g, फोर्स बैलेंस हो गया। अब थोड़ा भी टेंशन ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा m2g की वैल्यू इस टी से थोड़ा स्लाइटली ज्यादा होगा तो नीचे चला जाएगा। तो मोशन की कंडीशन क्या जाएगी, टी बराबर m2g, जस्ट अबाउट टू मूव बेटा, जस्ट अबाउट टू मूव। अच्छा मान लो यहां पे जब तक ये रेस्ट में है तो टी बराबर m2g लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है लिखोगे। अब यहाँ पे अबाउट टू मोशन के कंडीशन के लिए टेंशन कितना होना चाहिए, म्यू m1g के बराबर। अगर टेंशन की वैल्यू इसके लिमिटिंग म्यू m1g से कम है तो मोशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे टेंशन इतना डेवलप हो गया कि लिमिटिंग के बराबर हो गया साहब। तो अगर टेंशन लिमिटिंग के बराबर हो गया और यहाँ पे टी है क्या, टी बराबर m2g, क्योंकि रेस्ट में था। अब ये अबाउट टू मोशन के कंडीशन में आ गया अगर टी म्यू m1g के बराबर होगा। यहाँ पे टी थोड़ा भी ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा, जब यहाँ पे m2g स्लाइटली ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, टी। तो जब भी अबाउट टू मोशन की कंडीशन आपसे पूछे ना तो आप फोर्स बैलेंस ही करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा भी ज्यादा होगा m2g तो मोशन में आ जाएगा। तो टी बराबर क्या है यहाँ पे, m2g। अब टी की जगह पे रख दो m2g, तो ये हो गया तुम्हारा म्यू m1g बराबर m2g, g से g कैंसिल होगा तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए m2 बटा m1 के रेशियो के बराबर। मास बटा मास डायमेंशनलेस, म्यू भी डायमेंशनलेस। बताइए आपको समझ आया कि नहीं कहानी। अच्छा ये सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, और ये जो मैं सवाल लिख रहा हूँ ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पूछा हुआ है। देखो साहब ये सवाल ऐसा था कि यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक ले लिया फिर से m1 और ये ले लिया m2। इफ सिस्टम इज इन मोशन, इफ सिस्टम इज इन डायनेमिक कंडीशन, इफ m1 एंड m2 इज मूविंग, सिंपल सी बात है मूविंग, देन फाइंड टेंशन, देन फाइंड टेंशन। टेंशन फोर्स पूछा था साहब, टेंशन फोर्स पूछा था, है ना। तो देखो अच्छे से देखो, यहां पे जब एफबीडी बनाओगे तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स होगा तुम्हारा m2g और ऊपर होगा टेंशन t, सही बात है। यहां होगा टेंशन t और पीछे की तरफ अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है गिवन था तो फ्रिक्शन फोर्स जब ये मूविंग है तो काइनेटिक आएगी, काइनेटिक आएगी मतलब म्यू m1g होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक ही दिया हुआ है। याद है ना पहला सवाल कराया था जिसमें दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थे, तो लिमिटिंग और काइनेटिक अलग अलग था, लेकिन अब एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों सेम होगा, तो इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। चलो साहब ठीक है। अब याद करो सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन पूछता तो आप यही लिखते हैं ना, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा, नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पे देखिए नीचे कितना फोर्स लग रहा है m2g और ये t ऊपर, यहाँ पे t आगे और पीछे म्यू m1g। कौन लगा रहा है, नीचे वाला सरफेस। तो दोनों ब्लॉक सेम ही एक्सेलरेशन से जाएगा, बिल्कुल सर, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि मैं नेट अनबैलेंस फोर्स बटा नेट मास लिख सकता हूँ। नेट अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, नेट अनबैलेंस फोर्स होगा m2g माइनस म्यू m1g। टेंशन तो इंटरनल की तरह कैंसिल हो जाएगा, डायनेमिक्स कैसे सवाल आपने पहले भी करे हैं। तो नेट अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा आपका m2g माइनस म्यू m1g, अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास m1 प्लस दिया जाएगा। बेटा सर हमें तो टेंशन निकालना है, टेंशन भी निकल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। टेंशन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए इसका एफबीडी बना लीजिए या इसका एफबीडी बना लीजिए, यहाँ पे भी टी लग रहा है, यहाँ पे भी टी लग रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम ए है। इसका एफबीडी अगर बनाते हैं तो आप लिखेंगे नीचे का फोर्स m2g और नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो m2g माइनस टी बराबर m2 इंटू ए, और ए की वैल्यू आप ये रख लीजिए, ए की वैल्यू उठा के ये रख लीजिए। तो यहाँ से t इज इक्वल टू आ जाएगा, टी को उधर ले जाइए, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m2g माइनस m2। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, m2g माइनस म्यू m1g बटा m1 प्लस m2। खूब भयंकर एक्सप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से सबसे पहले आप m2 को और g को कॉमन निकालो। m2g देखो यहाँ पे, ये भी m2g देखो यहाँ पे, कहाँ ये m2 होता है ना मल्टीप्लीकेशन में, और g बाहर आएगा। अगर g को तुम बाहर ले लेते हो तो क्या बनेगा, अरे g कॉमन आएगा दोनों टर्म से, तो m2g और ये m2g, तो बाहर सिंपल यहाँ पे क्या बनेगा 1। अरे यार कितना आसान है,
1। अब तुम एलसीएम लोगे, मान लो m2g को तो बाहर निकाल लिया और एलसीएम लोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे m1 प्लस m2, यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा तुम्हारा m1 प्लस m2। समझो अच्छे से, माइनस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, एक m2 बचेगा, हाँ सर m2 बचेगा बिल्कुल, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस म्यू m1 और m2 तो ये वाला m2 और g तो पहले ही चला गया था, बिल्कुल यही आएगा बटा m1 प्लस m2। तो ऐसे m2 से m2 क्या हो गया, कैंसिल, और m1 को आप बाहर निकाल सकते हो तो t बराबर आएगा फाइनल स्टेप पे ध्यान से देखिएगा, t इज इक्वल टू आएगा m1 को कॉमन निकालोगे तो m1 m2g, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा म्यू, 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दैट्स इट, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जब एग्जाम में पूछा था तो क्या बच्चों के लिए मुश्किल सवाल हो गया क्या? हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले 4 बार किया हुआ है और मैं 50 बार पढ़ा चुका हूँ इसको। तो जब मैं लिख रहा था तो मेरा हाथ कहीं भी नहीं रुका। क्या मैं पहली बार कर रहा हूँ? नहीं भाई, पहली बार जब आप करोगे ना तो सवाल नया होगा। आपको कैसे पता इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना, फिर ये करना, फिर ये करना, थोड़ा सा रुकोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक में आपको m2g बाहर ही निकालना चाहिए। अगर तुमने m2g बाहर नहीं निकाला और डायरेक्ट एलसीएम ले लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने पहले से किया हुआ था तो मुझे पता था, स्टेप वाइज हमने कर दिया। आपको ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप भी 2 बार करोगे ना तो तीसरी बार चौथी बार में ये बहुत आसान हो जाएगा। पहली बार। दूसरी बात, अपन यहाँ पे ध्यान से देखें तो बहुत टाइम हो गया लॉजिक यूज़ किए हुए, आज अपन लॉजिक यूज़ करेंगे फिर से। क्या लॉजिक यूज़ करेंगे तो ध्यान से देखिए, पहले भी मैंने लॉजिक यूज़ करके बहुत सारे सवाल आपको कराए थे, अब भी लॉजिक का सवाल कराता हूँ। देखो ऐसे सोचो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये m2 है, ये m1 है, टेंशन पूछा है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या? नहीं सर, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। कितनी है? म्यू है। म्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है? कुछ भी। तो अगर मैं मानूं कि म्यू 0, सर ये कैसे मान सकते हैं, क्वेश्चन में तो म्यू दिया है। अबे रामलाल, क्वेश्चन में म्यू दिया है तो म्यू के टर्म्स आंसर आएगा। म्यू की कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं है। म्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर म्यू दिया है तो बताना कितनी है। फिर कुछ भी हो सकती है। कितना? 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। 0 भी तो म्यू की एक पॉसिबल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है। 0 हो जाएगा तो स्मूथ हो जाएगा। अगर स्मूथ हो जाएगा तो टेंशन कितना होना चाहिए? टेंशन होना चाहिए t इज इक्वल टू m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। याद करो, क्योंकि अगर यहाँ पे म्यू को तुमने 0 ले लिया, म्यू को 0 ले लिया तो स्मूथ सरफेस बन गया। और स्मूथ सरफेस के कंसेप्ट से तुम्हें टेंशन लिखना पहले डिराइव किया हुआ है, आता है। तो ये इतना एक्सप्रेशन आना चाहिए। और यकीन करो एग्जाम में 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। म्यू मल्टीप्लीकेशन में होगा, देखो यहाँ पे म्यू 0 रख, म्यू 0 रखेगा तो ये 0, ये सिंपल 1 प्लस 0 1। देखो m1 m2g बटा m1 प्लस m2, m1 m2g बटा m1 प्लस m2। कई ऑप्शन में म्यू मल्टीप्लाई में था, म्यू 0 रखते से टेंशन 0 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि म्यू 0 रखने से टेंशन यहाँ 0 नहीं आएगा, और 1 सेकंड का काम है। मैंने कुछ भी नया चीज़ नहीं बताया, आपको जो पता है वही बताया और उसकी सेंसर आ गया। एग्जाम में 4 ऑप्शन होगा तो म्यू 0 रखो, जिसमें ये ऑप्शन आएगा वही सही होगा। सर अगर 2 सही हो गए तो मैं बताता हूँ, देख किसी भी वायर में टेंशन जब दोनों तरफ फोर्स लग रहा हो, दोनों तरफ से खींचूंगा तो बढ़ेगा और एक ही तरफ से खींचूंगा तो कम होगा। तो मान लो जब ये फ्रिक्शन नहीं था तो m2g नीचे लग रहा था और ये सिस्टम आगे चल रहा था और टेंशन कुछ नहीं था। अब m2g नीचे लग रहा है और ये फ्रिक्शन आगे तो नहीं लग रहा। अरे भाई एक बात बता, मुझे कोई इधर से खींच रहा है और इधर से भी खींच रहा है तो मेरे हाथ में टेंशन ज़्यादा होगा। और मान लो कोई मुझे आगे पुश कर रहा है और ये मुझे आगे खींच रहा है तो मेरे हाथ में टेंशन कम होगा ना यार। ये मुझे आगे धक्का दे रहा है और ये मुझे आगे धक्का खींच रहा है, तो उस केस में यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगा, एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा लेकिन टेंशन कम होगा। मान लो 50 न्यूटन से इधर खींच दिया और 50 न्यूटन से कोई मुझे इधर खींच रहा है तो टेंशन बोलो तो मेरे में कितना होगा? 50 न्यूटन। दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, दोनों तरफ से 50-50 खींच रहा है। अच्छा मान लो कोई मुझे 50 न्यूटन से आगे धक्का दिया और ये भी 50 न्यूटन से आगे खींच लिया। कोई आगे पुश करने की कोशिश कर रहा है 50, कोई आगे मुझे 50 न्यूटन से खींच रहा है और कोई मेरे पीछे 50 न्यूटन से धक्का दे दिया आगे की तरफ, तो नेट फोर्स 100 हो जाएगा, एक्सीलरेशन बहुत होगा लेकिन टेंशन 0 हो जाएगा। तो ये पीछे खींच रहा है, ये पीछे खींच रहा है, तो टेंशन पहले के कंपेयर में बढ़ना चाहिए। और एक ऑप्शन होगा प्लस और दूसरा ऑप्शन होगा माइनस, तो आंसर कौन सा आएगा? प्लस वाला। अरे यार सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक। देख ऐसे बताता हूँ, अगर मैं इस वायर को दोनों तरफ से खींचूँ तो टेंशन ज़्यादा है, और आगे खींचूँ और पीछे से ले जाओ, देख मैं ले जा रहा हूँ ना, देखो टेंशन नहीं है, कम है, या टेंशन थोड़ा होगा, और दोनों तरफ से खींच दूंगा तो टेंशन ज़्यादा होगा। तो m2g नीचे खींचा है और म्यू m1g आगे खींचा है, दोनों तरफ से खींचा तो टेंशन ज़्यादा होगा, इसलिए प्लस वाला ऑप्शन है। समझ आया कि नहीं? लिख लेना इस बात को, स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए। Next is friction force on an inclined plane. Friction force on an inclined plane is a very important topic for the competitive exam like IIT और NEET. IIT और NEET में inclined plane पे friction से सवाल ज़्यादा पूछते हैं compared to the horizontal surface. तो आइए मैं एक inclined plane ये रहा। अच्छा पहली बात ये देखो, इस पे मैंने एक कॉपी लगा दिया है इस
पैड पे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो पैड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसको रखूंगा ना तुरंत स्लाइड कर जाएगा, लेकिन ये जो कॉपी है इसका रफनेस थोड़ा ज़्यादा है, तो ये जो इंटरलॉकिंग बनाएगा ना वो ज़्यादा बनाएगा। क्लियर है? अब देखो ये प्लेन है, क्या ये इंक्लाइन प्लेन है क्या? नहीं सर, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा तो इंक्लाइन बन जाएगा, थोड़ा और टेढ़ा कर दूंगा तो ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का इंक्लाइन बन जाएगा। अच्छा थोड़ा और बढ़ाता जा रहा हूँ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है ना बेटा? हाँ बढ़ रहा है सर। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक मूव नहीं कर रहा था, देखो ये रखा है मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे, देखो ये ऑब्जेक्ट है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में बढ़ाता जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। धीरे 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 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा सर थोड़ा जल्दी बढ़ा दो ना, गिर जाएगा। लेकिन तुम्हें इसका कारण पता है कि मैं ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में क्यों गिरेगा ये? क्योंकि mg वर्टिकली डाउनवर्ड था जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। mg का कोई भी कंपोनेंट इस प्लेन के लॉन्ग नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा टेढ़ा करूँगा तो mg का एक कंपोनेंट अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन आएगा, mg साइन थीटा। और जितना ज़्यादा एंगल होगा साइन थीटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है, तो फोर्स का कंपोनेंट उतना ज़्यादा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग होगा। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा तो हाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे इसके मूव कर जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। चलो थोड़ा सा हिल गया था ना, देखना धीरे धीरे कर लो। नहीं चल रहा सर, नहीं चल रहा, अभी भी नहीं चल रहा। अब देखो यहाँ तक अबाउट टू मूव का कंडीशन आ गया था, अब इसे थोड़ा भी ज़्यादा करूँगा तो मूव करूँगा। तो ये पर्टिकुलर एक स्पेशल एंगल है जिस पे ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में आ जाता है, और उसको एक नाम देते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या नाम देते हैं उसको? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का डेफिनेशन क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये देखो ना इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव ऑन इंक्लाइन प्लेन। उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से अगर एंगल कम होगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, उससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे ज्यादा न ले, रुक ही नहीं पाएगा, और कम रखूंगा चल ही नहीं पाएगा। अबाउट टू मूव का कंडीशन जिस एंगल पे आ जाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या तुम्हें एक्सपेरिमेंटली ये समझ आया? अब देखो यहाँ पे एक एंगल ऑफ एक इंक्लाइन प्लेन लिया जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, एंड ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिपोज एंगल। रिपोज एंगल, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं इसको। क्लियर है बेटा? अगर इस जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन तो इसका एफबीटी बनाते हैं। नीचे की तरफ लगेगा mg साइन थीटा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि नीचे लग रहा है mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस तरफ आ जाएगा mg कॉस थीटा। mg कॉस थीटा। क्या तीन फोर्स हो गए? नहीं, एक ही फोर्स है mg, उसका कंपोनेंट बना है। एक नॉर्मल और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर तो ये कहीं नहीं जा रहा, तो आपको पता है कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg कॉस थीटा होगा, चाहे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ भी हो, ये तो होगा ही। ठीक है सर। अब mg साइन थीटा क्या इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग इसको स्लाइड कराने की टेंडेंसी रखता है? इसको नॉर्मल रोक पाएगा क्या? नहीं, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, mg साइन थीटा पैरेलल टू द प्लेन है। फ्रिक्शन आएगा क्योंकि रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अगर इसकी मैक्सिमम लिमिटिंग जहां तक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है उससे इसकी वैल्यू कम है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। लेकिन अबाउट टू मूव के कंडीशन में यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा लिमिटिंग लग रहा होगा। इफ object is just about to move, if object is just about to move, लिखा object is just about to move, then वो फोर्स जो इसको चलाने की टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है mg sin थीटा, उसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू बताइए क्या है? mg cos थीटा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आप चाहे तो लिख सकते हैं म्यू mg cos थीटा। तो जस्ट अबाउट टू केस में कितना फ्रिक्शन लगता है? लिमिटिंग के बराबर। जस्ट अबाउट टू मूव में लिमिटिंग के बराबर, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा भी कह सकते हो या म्यू mg cos थीटा भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो साहब। अच्छा सर, तो इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा को, तो mg से mg तो कट जाएगा सर, हाँ कटेगा। cos थीटा को नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर म्यू। तो ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा ये कैसे पता चलेगा? तो वो फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो इसमें मोशन की टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है वो mg sin थीटा। अगर mg sin थीटा की वैल्यू इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा के बराबर है तो अबाउट टू मूव का कंडीशन आएगा। अगर mg sin थीटा ज्यादा है, चलाने वाला फोर्स ज्यादा है लिमिटिंग से, तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा।
और अगर लिमिटिंग फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एम जी साइन थीटा कम है, तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। तो अब जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन के लिए जब मैंने दोनों फोर्स को बराबर किया, तो मैं इसको सॉल्व जब करा तो एम जी से एम जी कट गया, तो मैं एम जी साइन थीटा को म्यू एम जी कॉस थीटा से कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं बेवकूफ ही हूं, क्योंकि मैं यहां पे इधर भी एम जी से मल्टीप्लाई करा, इधर भी एम जी से मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर रहा हूं। तो अब मैं आगे एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी साइन थीटा को कंपेयर ना करके, कॉस थीटा को कंपेयर ना करके, डायरेक्टली एम जी से एम जी मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, कॉस को इधर ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड होगा, tan थीटा और म्यू को कंपेयर करूंगा। और इफ tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, देन यहां पे लिख दे, इफ tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, देन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव। और उस कंडीशन पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा? तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बोलो? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का वेक्टर सम। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा और नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा, तो रूट अंडर mg sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस mg cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छे से देखो, mg का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और रूट के बाहर आ जाएगा mg sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स इज नथिंग बट mg। क्लियर है क्या? ये था आपका केस नंबर 1। ये क्या था बेटा? केस नंबर 1। आइए इस तरफ बात करते हैं अपन केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 सर क्या? केस नंबर 2 ये कि नीचे वाला जो फोर्स है mg साइन थीटा वो कम है म्यू mg cos थीटा से। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यही तो है, म्यू mg cos थीटा। बेटा इसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं थी, mg से mg यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा को यहाँ ले जाओगे तो ये आ जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा इज लेस देन म्यू, तो सीधा tan थीटा और म्यू को कंपेयर कर लो और देखो इफ tan थीटा इज लेस देन म्यू, देन बताओ चलाने वाला फोर्स रोकने वाले फोर्स से कम था, देन ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा साहब, वो नहीं चलेगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका? जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा साहब एक्सेलरेशन तो जीरो है। अब इसमें कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू आएगी क्या? कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा? तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? अच्छा नहीं, सबसे पहले फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं तो क्या इतना फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं। याद करो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम इतना फ्रिक्शन फोर्स लगा के रोक सकता है। ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ये रेस्ट में है। रेस्ट में तो फोर्स बैलेंस होगा, नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा वो तो लगेगा, ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो फोर्स बैलेंस होने के लिए फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है अप्लाइड के बराबर mg sin थीटा के बराबर। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा और उसकी वैल्यू होगी mg sin थीटा। मतलब फ्रिक्शन बोलो क्या है? mg sin थीटा। और नॉर्मल तो हमेशा mg cos थीटा होगा, ये रहा तुम्हारा नॉर्मल mg cos थीटा होगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जब आप निकालोगे तो अच्छे से देखो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या mg आ जाएगा। तो बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है कि कांटेक्ट फोर्स की जो वैल्यू है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो mg के बराबर होगा। क्या नॉर्मल mg के बराबर? ना, नॉर्मल mg sin थीटा के बराबर है, सॉरी mg cos थीटा के बराबर है। रेस्ट में है तो ऊपर वाला फोर्स स्टैटिक इन नेचर होगा और mg sin थीटा के बराबर होगा। तो mg sin थीटा और mg cos थीटा का वेक्टर सम निकालोगे, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है नॉर्मल और फ्रिक्शन का वेक्टर सम। और वो जब कर रहे हो तो क्या आ रहा है? mg। वो जब कर रहे हो तो क्या आ रहा है? mg। अब केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या करना है अपने को? देखो इफ mg sin थीटा मतलब जो अप्लाइड फोर्स है मोशन की टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है वो ज्यादा है लिमिटिंग से, बेटा लिमिटिंग से म्यू mg cos थीटा से। mg से mg फिर कटेगा, साइन बटा cos आ जाएगा tan, तो tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। अच्छे से देखो तो थीटा की वैल्यू बढ़ने पे tan थीटा बढ़ती है, तो ऐसा नहीं लग रहा tan थीटा ज्यादा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा है तो चलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। म्यू मतलब रफनेस का डिग्री, म्यू ज्यादा है तो पकड़ के रखने की क्षमता ज्यादा है। तो यहां पे तुम्हें कैसे याद रखना है? म्यू बराबर tan थीटा, चलाने वाला रोकने वाला, चलाने वाला रोकने वाला, चलाने वाला रोकने वाला, चलाने वाला रोकने वाला बराबर है म्यू बराबर tan थीटा, म्यू बराबर tan थीटा। तो ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव और इफ म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा, रोकने वाला ज्यादा है चलाने वाला कम है, म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा, रोकने की क्षमता ज्यादा है चलाने की क्षमता कम है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड के बराबर वो mg sin थीटा होगा, कांटेक्ट फोर्स mg के बराबर होगा। बताओ समझ आया कि नहीं अच्छे से?
इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, tan थीटा चलाने वाला म्यू रोकने वाला, tan थीटा चलाने वाला म्यू रोकने वाला, tan थीटा ज्यादा है मतलब ऑब्जेक्ट चल जाएगा। इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, और एक ही म्यू दिया हो तो काइनेटिक हो जाएगा तुम्हारा म्यू एम जी। अरे जी क्यों लिख रहा हूं पहले, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो अब साहब कांटेक्ट क्या होगा, कांटेक्ट होता है फ्रिक्शन फोर्स का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल का होल स्क्वायर। नॉर्मल बोलो एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। अरे नॉर्मल तो यही रहेगा ना भाई। फ्रिक्शन बोलो म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा से लिखोगे तो बताओ बेटा एम जी कॉमन निकलेगा क्या, और कॉस थीटा भी कॉमन निकलेगा। तो एम जी कॉस थीटा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अरे यार थोड़ा तो बुद्धि लगा लो, एक लाइन में खा गया, तुम जरूर लिखना। कॉन्ट्रैक्ट फोर्स ये होगा। अब जैसे से थीटा बढ़ाओगे तो पहले जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और वो एम जी कॉस थीटा होगा, और नॉर्मल एम जी साइन थीटा होगा। तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा और फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा, तो कॉन्टैक्ट हमेशा एम जी के बराबर रहेगा। क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट हमेशा एम जी के बराबर रहेगा। अबाउट टू मूव के कंडीशन में भी कॉन्टैक्ट एम जी के बराबर रहेगा। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, कब आएगा, जब tan थीटा बड़ा हो जाएगा म्यू से। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और म्यू तो रफनेस की डिग्री, वो तो कांस्टेंट है। तो पहले जब म्यू बड़ा था, म्यू बड़ा है, रोकने वाली वाला है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो तुम्हें एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एम जी साइन थीटा को कंपेयर नहीं करना है, सिंपल देखना है म्यू और tan थीटा। म्यू बड़ा है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा एम जी साइन थीटा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स mg होगा। इफ म्यू बराबर tan थीटा तो ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, और फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा होगा, और म्यू mg cos थीटा होगा, कुछ भी लिखो कॉन्टैक्ट फोर्स mg आ जाएगा। क्लियर है क्या। केस 3, इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और उस मोशन के केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा mg cos थीटा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब देखो जैसे से थीटा इंक्रीज होगा तो बताओ यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू थीटा बढ़ने से कम हो जाती है, कॉन्टैक्ट फोर्स कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पे कम एंगल पे रखोगे तो देखो ये मजबूती से कॉन्टैक्ट में है, देखो ना कॉन्टैक्ट में है कि नहीं है, कॉन्टैक्ट में है, ऐसे कर दोगे नीचे गिर जाएगा, कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कम हो जाएगा। तो देखो इफ एंगल थीटा इज इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है बेटा, ढंग से अच्छे से सुनना। अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को 0 से 90 तक बढ़ाता हूं तो कॉन्टैक्ट फोर्स का नेचर कैसा होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, कैसा होगा। देन कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉरी हाँ कॉन्टैक्ट फोर्स की बात हो रही है। कॉन्टैक्ट फोर्स फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। और क्यों रिमेन्स कांस्टेंट होगा तुम्हें पता है, क्यों रिमेन्स कांस्टेंट होगा आपको पता है। देन कॉन्टैक्ट, अरे यार सॉरी ज्यादा टी लगा दिया, कॉन्टैक्ट फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजेस। और कब तक कांस्टेंट रहेगा, अप टू एंगल ऑफ रिपोज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ढंग से लिख लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करिए और पूरे को ढंग से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइन प्लेन पे बेस्ड। एक इंक्लाइन प्लेन बनाया मैंने, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसका 37 डिग्री और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8। वहां पे एक 85 kg का ब्लॉक एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट करके इंक्लाइन प्लेन पे हैंग कर दिया। आपसे बहुत सारी चीजें पूछा, टेंशन, कॉन्टैक्ट एंड फ्रिक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, इंक्लाइन प्लेन पे जब भी फ्रिक्शन का कोई सवाल आ जाए और चाहे आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी का मतलब कुछ भी पूछे, तुम्हारा एक ही काम है, म्यू और tan थीटा को कंपेयर करना। म्यू बोलो क्या है 0.8 और tan थीटा क्या है, tan थीटा इज 37 डिग्री, तो tan 37 होता है बेटा 3/4 मतलब 0.75। बताओ कौन ज्यादा, म्यू ज्यादा। अब ये ब्लॉक 5 kg का होगा या 5 ग्राम का होगा या 5000 kg का होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात सुनना ध्यान से। अब ये ब्लॉक 5 केजी का है या 5 ग्राम का है या 5000 केजी का है या 500 क्विंटल का है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा सर? आपको कैसे पता? क्या इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक का चलना या रुकना उसके मास पे डिपेंड नहीं करता? नहीं करता, क्योंकि इसको चलाने वाला फोर्स है mg sin थीटा, जिसमें मास है, और रोकने वाला फोर्स है फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा, उसमें भी मास है। इंटरलॉकिंग उतना ही जबरदस्त होगा जितना ज्यादा मास होगा। तो बहुत ही खास बात हो जाता है इंक्लाइन प्लेन पे कि अपन सिर्फ किसको कंपेयर करते हैं, म्यू और tan थीटा को। क्या बेटा ये तुम्हें चमका कि नहीं चमका? अब म्यू बड़ा है, tan थीटा छोटा है, मतलब रोकने वाला शक्ति बड़ा है। एक्सीलरेशन 0, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्लियर है? तो बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स, अरे यार mg m5g 10 50 न्यूटन, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर होगा। अच्छा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, रेस्ट का मतलब क्या हो गया? स्टैटिक, और स्टैटिक मतलब अप्लाइड के बराबर mg sin थीटा, mg sin थीटा, थीटा क्या 37, कैलकुलेट कर लो mg, पता है तुम्हें। टेंशन, टेंशन कितना, टेंशन कितना, टेंशन तो बहुत हो रहा है साहब तुम्हारे दिमाग में, लेकिन आंसर इसका 0 है। वायर में टेंशन नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कितना भी हो, समझ आए ना आए, लेकिन इस वायर में टेंशन 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि फ्रिक्शन इज कैपेबल टू स्टॉप इट। इंटरलॉकिंग इतना सफिशियंट है, इसको जाने नहीं दे रहा। तो फ्रिक्शन तो तब आता ना जब टेंशन तो तब आता ना जब फ्रिक्शन कैपेबल नहीं होता इसको रोकने के लिए, जब फ्रिक्शन इतना होता ही नहीं कि उसको रोक पाए। क्लियर है बेटा? अच्छे समझ आए? बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, ये 10 kg का ब्लॉक है साहब। क्या है? 10 kg का ब्लॉक। थीटा इज 53 डिग्री, म्यू इज 0.5। कंपेयर करिए, म्यू इज 0.5 एंड tan थीटा tan 53, tan 53 इज 4/3, मतलब 1.33, 4/3 आ गया ना भाई तो 1.33 बहुत ज़्यादा है। tan थीटा तो बहुत ही ज़्यादा है, 2 एरो मतलब है, एक ही से काम चल जाएगा बस। tan थीटा ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट विल मूव। अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो नीचे फोर्स लगेगा mg sin थीटा और ऊपर फोर्स लगेगा म्यू mg cos थीटा, क्योंकि मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और एक ही म्यू है तो म्यू mg cos थीटा। तो नेट फोर्स इसका होगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। पिछले डिस्कशन में तो हमने बस ये देखा था कि ऑब्जेक्ट कब चलेगा कब रुकेगा, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा नेट फोर्स हो गया, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा तभी तो नीचे जा रहा है यार, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 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 कैंसर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा, जी भी कॉमन निकाल ले चल, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, दोनों में जी आ जाता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा लिख ले, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। इतने एक्सेलरेशन से आप नीचे जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक वाला वही तो लिख तो लिया, फ्रिक्शन फोर्स लिख तो लिया, ये रहा म्यू mg cos थीटा, तभी तो नीचे वाला फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन किया था। क्लियर है क्या बेटा? अच्छे समझिए, इतने एक्सेलरेशन चलेगा। तो कई बार आपसे पूछ देता है कि इंक्लाइन प्लेन का लेंथ अगर l है, क्या है, इंक्लाइन प्लेन का लेंथ l है, तो कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। इसको ड्रॉप करूंगा, u0 होगा, तो s बराबर u0 हाफ at स्क्वायर, तो t बराबर हो जाएगा सिंपल रूट अंडर 2l बाई ये वाला एक्सेलरेशन। यही तो होता है, सिंपल सा केस है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा सर, मान लो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू। म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा, हमें पता है म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं प्लेस कर दूंगा तो मोशन में नहीं आएगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। क्लियर है ये बात? हाँ सर, ये तो आसान बात है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से मैं ऊपर फेंक दूं, तो इंक्लाइंड प्लेन पे कितना डिस्टेंस चल के वो रुक जाएगा, जिसको आप स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कह सकते हो। सर चलेगा क्यों? ये तो नहीं चलेगा, म्यू ज्यादा है। अबे रामलाल, म्यू ज्यादा हो या कम हो, मैं इसको फेंक रहा हूँ वी वेलोसिटी से, रख थोड़ी ना रहा हूँ। ये सारे केस कब थे? जब इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को रख दो और जब नीचे चलने की टेंडेंसी mg sin थीटा की वजह से आए तो ऊपर फ्रिक्शन लग के रोकेगा। लेकिन ऑलरेडी तुमने फेंक दिया है तो जाके स्लाइड करेगा वी वेलोसिटी से, इनर्शिया ऑफ मोशन में है। तो यहां पे देखना ढंग से, नीचे फोर्स लगेगा तेरा mg sin थीटा और मोशन में कहा है ऊपर,
फ्रिक्शन किसी का सगा थोड़ी ना है कि ऊपर लगेगा हमेशा, mg sin थीटा के अपोजिट ही लगेगा। जैसे ही मोशन ऊपर होगा, रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन आ जाएगा नीचे, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। जब तक mg sin थीटा की वजह से चलने की टेंडेंसी आ रही थी, उसको रोक रहा था फ्रिक्शन ऊपर लग के, लेकिन ऊपर ही तुम फेंक दोगे ऑब्जेक्ट को तो फ्रिक्शन तुरंत नीचे आ जाएगा। नेट फोर्स हो जाएगा तुम्हारा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बार ये जो एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डेशन होगा। क्या होगा भाई? रिटार्डेशन होगा। और वो रिटार्डेशन कितना होगा? वो रिटार्डेशन होगा तुम्हारा g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालो। थर्ड इक्वेशन में मोशन, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v0, तो सीधा आ जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा रहा हो भाई, v0 का होल स्क्वायर बटा 2, v0 का होल स्क्वायर बटा 2 g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको घबराना नहीं है, कंसेप्ट यूज करेंगे, सवाल अच्छे से सॉल्व होगा। ये तीनों ही सवाल हाईली लॉजिकल क्वेश्चंस थे। स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इंक्लाइन प्लेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, एम मास का ब्लॉक उस पर रख दिया और गिवन है कि म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा। म्यू मतलब रोकने वाला, इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा है, tan थीटा कम है, मतलब नहीं चलेगा रेस्ट में। देन फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। कर लोगे क्या सॉल्व? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स और मैं कितना लगाऊं ताकि ये ब्लॉक मूव कर जाए। तो पहली बात, मिनिमम फोर्स किधर लगाओगे, नीचे कि ऊपर? इसको मूव किधर कराना है, नीचे या ऊपर? बताओ सर। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन किसी का दोस्त नहीं है, फ्रिक्शन नीचे भी लग सकता है अगर मोशन की टेंडेंसी ऊपर हुई तो, और फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है अगर मोशन की टेंडेंसी नीचे हुई तो। अब फ्रिक्शन लगेगा कहाँ ये बताओ। तो देखो, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, मिनिमम कितना फोर्स लगेगा इसको मूव कराने के लिए? तो मिनिमम फोर्स लगा के इसको मूव कराना है, कम से कम फोर्स लगा के मूव कराना है। तो जिधर आसान होगा मूव कराना उधर कराओ। ढंग से जब आप इसका एफबीडी बनाओगे तो आपको पता है कि नीचे लग रहा है mg और इस तरफ लगेगा mg sin थीटा। तो एक फोर्स mg sin थीटा इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्या सर नीचे mg sin थीटा हमेशा ही नीचे लगेगा? हाँ, mg sin थीटा का डायरेक्शन फिक्स है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर सिर्फ mg sin थीटा है, इसके मोशन की टेंडेंसी नीचे है, तो फ्रिक्शन ऊपर लग के इसके मोशन की टेंडेंसी को खत्म करेगा। तो नीचे ऑलरेडी एक फोर्स था mg sin थीटा, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूं, ऊपर मूव कराऊं या मोशन की टेंडेंसी लगाऊं, तो नीचे फ्रिक्शन आ जाएगा और मुझे इस दोनों को ओवरकम करके ऊपर ले जाना होगा। लेकिन अगर मैं नीचे ही फोर्स लगाऊं तो पक्की बात है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी मोशन में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि mg sin थीटा ऑलरेडी उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था। रोक कौन रहा था? फ्रिक्शन। रोक कौन रहा था? फ्रिक्शन। मे बी काइनेटिक और स्टैटिक। अगर मैं ये ना लगाऊं तो म्यू ज्यादा है, मतलब रुका रहेगा, स्टैटिक नेचर का होगा और मुझे मूव करा देना है। तो ऑलरेडी mg sin थीटा इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा था इसलिए नहीं ले जा पा रहा था। तो मैं एक एक्सटर्नल फोर्स और लगा दूंगा नीचे की तरफ, और जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन के लिए मूव नीचे करा दूं, मतलब जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में ले आऊं, उसके बाद तो फ्रैक्शन ऑफ फोर्स थोड़ा बढ़ा दूंगा तो मूव कर जाएगा। तो नीचे की तरफ फोर्स बोलो mg sin थीटा प्लस f मिनिमम, और जस्ट अबाउट टू मोशन के कंडीशन में आ गया। नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है, मेरा और mg sin थीटा का। ऊपर फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात से रोकने की कोशिश करेगा, म्यू एन मतलब म्यू mg cos थीटा, क्योंकि n बराबर तो mg cos थीटा होगा ही। तो f मिनिमम की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? f मिनिमम की वैल्यू हो जाएगा बेटा म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल दे। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, tan थीटा इज लेस देन म्यू, सॉरी हाँ tan थीटा इज लेस देन म्यू, ब्लॉक एम है। बताओ चलेगा कि रुकेगा? म्यू ज्यादा है। फाइंड फोर्स टू मूव अप टू द इंक्लाइन प्लेन। इसको ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो इसको ऊपर ले जाने के लिए फोर्स लगाओगे F। mg sin थीटा फिक्स है, वो नीचे ही लगेगा, उसको नीचे से प्यार है, लेकिन फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा वो है, समझ रहे हो? वो है, पूरी जान लगा देता है, लेकिन
इसको ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे मूव नहीं करने देगा। तो ऊपर अगर तुम मोशन की टेंडेंसी क्रिएट करना चाहते हो फोर्स लगा के, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे। आराम से सोचो, फ्रिक्शन किसी का सगा नहीं है। मोशन की टेंडेंसी जिधर होगा उसको अपोज कर देगा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं तो ऊपर मोशन की टेंडेंसी क्रिएट करूंगा ना, ऊपर फोर्स लगाऊंगा ना, और जैसे ही मोशन की टेंडेंसी ऊपर होगी फ्रिक्शन पीछे होगा। तो एफ ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ये आएगा आपका आंसर। ये आएगा आंसर, ढंग से देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो। ये आएगा आपका आंसर। कैलकुलेशन ये रहा, ठीक रहा, बढ़िया सवाल है, बढ़िया एकदम। और देखो ज़्यादा फोर्स लग रहा है ऊपर, जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन के लिए ऊपर ले जाने के लिए ज़्यादा फोर्स लग रहा है। नीचे लाने के लिए देखो यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे प्लस है। अच्छा सर, ये ठीक है। एक और बढ़िया सवाल, ये थीटा इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू देन फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू keep the object at rest। बहुत ही लॉजिकल और बढ़िया सवाल है। अब ध्यान से सुनो, एक मैंने सवाल आपको कराया था, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रख दिया था और 30 न्यूटन का फोर्स एक फिक्स लगा दिया था और पूछा था इधर मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये रेस्ट में रहे। तो याद करो वो कंडीशन। अगर मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं इसको रोक के रखने के लिए, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी 20, तो अगर मैं ना लगाऊं तो पीछे 20 लगेगा, तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा? 10 लगा लो सर, रुक जाएगा। ठीक है, मैंने 10 लगा दिया, रुक गया, क्योंकि मोशन की टेंडेंसी कितने से क्रिएट हो रही थी? 30 से। 20 तक फ्रिक्शन लग सकता है, मुझे 10 लगाना था तो 10 आंसर आ गया। लेकिन 10 ही आंसर नहीं आएगा बस। अगर मैं यहां पे 20 लगा दूं, मेरी मर्जी 20 लगा रहा हूं, तो पीछे 30 आगे 20, अनबैलेंस बता 10, तो फ्रिक्शन 10 ही लगेगा और मूव नहीं करेगा। अरे जब अनबैलेंस 30 था तो मूव नहीं करा, और मैंने पीछे अगर 20 लगा दिया तो अनबैलेंस तो 10 ही हो रहा है, कब कैसे मूव कर जाएगा? अच्छा, मैंने पीछे 30 लगा दिया, बता। तुमसे यही पूछा था ना कितना फोर्स लगाओ कि मोशन में ना आए, तो मैं पीछे 30 लगा रहा हूं, आगे पीछे 30 आगे 30, बता नेट फोर्स 0, फ्रिक्शन 0, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या 30 न्यूटन लगाऊंगा तो रेस्ट में नहीं रहेगा? रहेगा। अच्छा 40 लगा दूंगा तो भी रेस्ट में रहेगा। सर कैसे? सर 40 लगा दोगे तो कैसे? देख कैसे, मैंने 40 आगे लगाया, पीछे 30, तो अनबैलेंस 10। फ्रिक्शन किसी का सगा नहीं है। जो डोमिनेंसी दिखाएगा, जो इसको मूव कराने की कोशिश करेगा, जो इसको धोखा देगा, फ्रिक्शन तुरंत उसको अपोज करेगा। पीछे फ्रिक्शन 10, आगे 40, पीछे 30 और 10 40, नेट फोर्स 0। आगे 50 रखूंगा तो भी रेस्ट में रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 लग सकता है। समझ आया था कि नहीं आया था? बता। अब सुन, यहां पे भी वही क्वेश्चन है कि m मास का ब्लॉक रख दिया, नीचे लग रहा है mg sin थीटा, तो एक तो mg sin थीटा फिक्स है और तुम जानते हो कि इधर नॉर्मल और इधर mg cos थीटा। ठीक है ना? फ्रिक्शन कहाँ लाएगा? तो जिधर मोशन की टेंडेंसी आएगी उसको अपोज करेगा। मोशन की टेंडेंसी कहाँ है? tan थीटा ज़्यादा है मतलब mg sin थीटा ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन कम होगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लाएगा। और फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि tan थीटा ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। तो मैं ऊपर फोर्स लगाऊंगा F मिनिमम, थोड़ा सा। ऑलरेडी फ्रिक्शन पूरी क्षमता से इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, मैंने थोड़ा सा फ्रिक्शन को सहयोग दिया कि चल भाई मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं रोक के रखना चाहता हूँ, क्योंकि सवाल ही कहता है कितना फोर्स लगाऊं कि रुक जाए। तो फ्रिक्शन में ऊपर लगाऊंगा मिनिमम, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लग रहा होगा। तो क्या आ जाएगा? नेट फोर्स 0 करोगे अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन, तो क्या आ जाएगा बोलो? F मिनिमम mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। इतना फोर्स, बहुत कम फोर्स है ये mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। देखो लिमिटिंग मैक्सिमम औकात इसकी जितनी थी उतनी लगा रहा था, लेकिन फिर भी mg sin थीटा डोमिनेटिंग था, तो जो गैप था, जो कम हो रहा था उतना मैंने लगा दिया, रेस्ट में आ गया। अच्छा, अगर मैं फ्रिक्शन की मदद करने गया था और फ्रिक्शन को धोखा दे दूं मतलब ये है कि मैं फ्रिक्शन को धोखा देके चुपके से, फ्रिक्शन मेरी मदद कर रहा था ऊपर, चुपके से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करूं। फ्रिक्शन मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, तुरंत नीचे चला जाएगा जैसे ही टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर आएगा। तो मैं थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगा फोर्स, फ्रिक्शन नीचे चला जाएगा। थोड़ा और लगाऊंगा, फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का होगा, थोड़ा बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम लिमिटिंग तक लाएगा। तो कितने मैक्सिमम फोर्स तक के रेस्ट में रहेगा? तो नीचे लिमिटिंग और नीचे mg sin थीटा, तो
तो नीचे लिमिटिंग mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। इतना मैक्सिमम फोर्स जब फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा, मोशन की टेंडेंसी ऊपर होगा, तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। इससे थोड़ा भी ज्यादा लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा। तो जो आंसर होगा आपका, आंसर वो एफ मिनिमम के बराबर या उससे ज्यादा और एफ मैक्सिमम से कम या उसके बराबर रखूंगा तो रेस्ट में रहेगा। ये आपका आंसर होगा इस सवाल का। देखो बेटा, एक इंटरवल है ना, क्यों इंटरवल है? रोक के रखने के लिए एक इंटरवल में फोर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन इसको नहीं रोक पा रहा था, मैं गया इसकी मदद किया, बहुत कम फोर्स लगाया, फ्रिक्शन की मदद किया, रोक के रख लिया। अगर मैं इसको धोखा दे दूं, मैं ज्यादा फोर्स लगा दूं और ऊपर मोशन की टेंडेंसी क्रिएट करूं, तो जिधर मोशन की टेंडेंसी होती है फ्रिक्शन उधर लगता है क्या? नहीं, फ्रिक्शन तुरंत नीचे चला जाएगा और उसको रोक के रखने की कोशिश करेगा। तो कितने मैक्सिमम फोर्स तक रोक पाएगा? तो नीचे लिमिटिंग फ्रिक्शन mg sin थीटा, नीचे लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा, इतने फोर्स तक इसको रोक पाएगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट, बहुत बढ़िया सवाल। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए।